राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिनांक 13 मार्च 2003 गुरुवार की सुबह में हामिद मियाँ के साथ रवाना हुए सोजीनगर जाने के लिए। वैसे तो सोजीनगर हमारे पड़ाव का महज पहला भाग था। हम दोनों को सोजीनगर वल्हागंज से होते हुए दम खोला पहुंचना था। ये 3 दिन का बेहद लंबा सफ़र था जिसे हमें बस से पूरा करना था। खैर गुरुवार की सुबह हम दोनों बस से सोजीनगर जाने के लिए रवाना हुए और तकरीबन रात के 8 बजते बजते सोजीनगर के बस डिपो पहुंच गए। अब हमें यहाँ से बल्हागंज के लिए बस लेनी थी जो रात के 10 बजे की थी। मतलब अभी हमारे पास 2 घंटे का वक्त शेष था पेट पूजा और अपने शरीर को सीधा करने का। फिर बस से उतरने के बाद हम दोनों पहुंचे पास के ढाबे पर जहां पर चारपाई लगे हुए थे। चारपाई पर खाना पीना करने के बाद हम दोनों ही कब उस चारपाई पर ढेर हो गए हमें पता ही नहीं चला। और जब ढाबे वाले की नज़र हम पर पड़ी तो तब जाकर मेरी और हामिद मियाँ की आंखों की पुतलियाँ खुली। फिर जब हमने वक्त देखा तो रात के 11 बज रहे थे, जिसका मतलब था कि हमारे 10 बजे की बस घंटा भर पहले ही जा चुकी थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि अब करें तो करें क्या, कि तभी हामिद मियाँ ने उस ढाबे वाले से पूछा, वल्हागंज जाने के लिए अब कोई बस है कि नहीं? जिस पर उस ढाबे वाले ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोला, एक बस तो है पर सोजीनगर डिपो से नहीं, NH 103 से मिलेगी। अब ढाबे वाले के बताए अनुसार मैं और हामिद मियाँ निकल पड़े NH 103 की तरफ बस पकड़ने के लिए। NH 103 पर पहुंचने के बाद अब बस हमें इंतज़ार था तो बस के आने का, पर घंटा भर बीत जाने के बाद भी वहां से कोई बस नहीं गुजरी। तो हम दोनों को लगा कि कहीं ढाबे वाले ने हमें टोपी तो नहीं पहना दी। अभी हम दोनों एक दूसरे का मुँह ही निहार रहे थे कि तभी एक ट्रक बगल में आकर रुकी और ट्रक के रुकते ही उसमें से एक नौजवान उतरा और उस ट्रक वाले को बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लिफ्ट देने के लिए। आपका बल्हागंज का सफ़र शुभ रहे। ये बोलकर वो नौजवान वहाँ से चला गया और वहीं बल्हागंज का नाम सुनते ही हम दोनों के कान खड़े हो गए थे। फिर हम दोनों ने बिना समय जाए किए उस ट्रक वाले को आवाज़ देते कहा, अरे ओ भाई साहब, अगर आप सच में बल्हागंज जा रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमें भी साथ ले लीजिए। हमारे इतना कहते उस ट्रक ड्राइवर ने थोड़ा कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है बैठ जाओ। ट्रक ड्राइवर के इतना कहते ही मैं और हामिद में ट्रक में सवार हो गए और करीब 12 बजे के करीब हमारा बल्हागंज का सफ़र शुरू हुआ। रात तो गहराती जा रही थी और खाना खाने से पेट भारी हो गया था और अब आँख भी भारी होने लगी थी। हामिद मियाँ तो महज 5 मिनट में ही खर्राटे भरने लगे थे और हामिद मियाँ के खर्राटे की मेहरबानी थी कि मेरी आंखें खुली रही और ड्राइवर साहब भी मेरी हालत पर मंद मंद मुस्कुराते रहे। ड्राइवर साहब को मुस्कुराते देख मेरी चुप्पी टूटी और हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। अभी हमारी बातचीत चली रही थी कि तभी मुझे हाईवे के बीचों बीच कोई सर झुकाए बैठा हुआ दिखा जो जोर जोर से झूम रहा था। उस झूमते आदमी पर नज़र पड़ते ही मैं एकदम से चीखते बोला, भूत भूत भूत। मुझे भूत भूत चिल्लाते देख ड्राइवर साहब जोर से हंसने लगे। फिर जब ड्राइवर साहब ने कहा, तुम डरो नहीं, वो कोई भूत नहीं है, पर तुम्हारा यूँ डरना भी जायज़ है, मैं समझ सकता हूँ। इसी बीच ड्राइवर साहब ने ट्रक उस झूमते आदमी के बगल से निकाल लिया। ट्रक तो आगे निकल आए थे पर मेरी धड़कनें बेकाबू हो रखी थी जिन्हें मैं काबू करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर ड्राइवर साहब बोले, भूतों से इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, भूत इंसानों को यूँ ही नहीं मारते। उस ट्रक ड्राइवर साहब की बात सुनकर मैंने बोला कि भूत यूँ ही किसी की जान नहीं लेते। आपका कभी किसी भूत से सामना हुआ है? मेरे इस सवाल पर ड्राइवर साहब एक बार फिर मुस्कुराए और फिर बोले, हाँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार। यहाँ तक कि इस रोड पर भी मैंने कई भूत देखे हैं और आज किस्मत अच्छी रहे तो तुम भी 2-4 भूत देख ही लोगे। ड्राइवर साहब के कहने के अंदाज से मैं तो समझ गया था कि वो बस मजाक कर रहे हैं, पर जब कुछ आगे जाकर उन्होंने ट्रक रोका और मुझसे हाईवे के उल्टे तरफ मौजूद एक बड़े से कीकड़ के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, उधर देखो, उस कीकड़ के पेड़ की डालियों पर नज़र डालो। फिर जब मैंने उस कीकड़ के पेड़ की डालियों की तरफ नज़र डाली तो मेरा पूरा शरीर डर से कांप उठा। दरअसल उस कीकड़ के पेड़ की डाली पर कोई बैठा हुआ था
जो टहनियों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। जिस आसानी से वो एक डाली से दूसरी डाली पर जा रहा था, उससे देखकर साफ था कि वो इंसान तो हरगिज नहीं है। अभी मेरी नज़रें उसी पर थी कि तभी उसकी नज़र भी मेरे पर पड़ गई। मेरे पर नज़र पड़ते ही वो पेड़ से नीचे कूद पड़ा। उसके पेड़ से नीचे आते ही मैं चीखते हुए ट्रक ड्राइवर को बोला, ट्रक भगाओ। मेरे इतना बोलते ही ट्रक वाले ने फौरन ही ट्रक को भगाना शुरू कर दिया। पर अब शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि वो जो कोई भी था अब वो हमारे पीछे लग चुका था और उसकी स्पीड इतनी थी कि वो ठीक ट्रक के बराबर में चल रहा था। अभी मेरी बड़ी बड़ी आंखें उसी शैतान पर थी कि तभी ट्रक ड्राइवर ने कहा, डरो नहीं, वो चला जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तकरीबन अगले 2-3 मिनटों बाद वो शैतान अचानक ही कहीं गायब हो गया। अब शैतान तो जा चुका था, पर मेरा डर अभी भी बरकरार था। वहीं दूसरी ओर हामिद मियाँ अभी भी खर्राटे भर रहे थे, जिससे ये साफ था कि मेरी चीख चिल्लाहट का हामिद मियाँ पर कोई खास असर नहीं हुआ था। फिर इसी बीच ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को रोक तो कहा, वो बढ़िया नज़र आ रही है तुम्हें, जो गले में खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। अभी वो ट्रक में आकर बैठेगी और उसके बैठने के बाद तुम चुप ही रहना जब तक कि वो उतर ना जाए। अभी ट्रक ड्राइवर ने ये चेतावनी दी थी कि इतने में ही वो बुढ़िया, जो किसी भूतिया फिल्म की चुड़ैल जैसी लग रही थी, कि ट्रक की खिड़की के सामने आकर खड़ी हो गई। इससे पहले मैं ट्रक का दरवाज़ा खोलता कि ट्रक का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। ट्रक का दरवाज़ा खुलते ही उस बुढ़िया ने ट्रक ड्राइवर से कहा, इन दोनों को अभी नीचे उतारो। उस बुढ़िया की बात सुनकर जहाँ एक और मेरे प्राण पखेरु उड़ने को हो गए थे, तो वहीं दूसरी ओर वो ड्राइवर जवाब देने की जगह अपना सर नीचे झुकाए कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। फिर जब उस बुढ़िया ने ट्रक ड्राइवर से दोबारा कहा, तो सुन नहीं रहा मैं क्या बोल रही हूँ, इन्हें अभी उतारो, नहीं तो मालूम है ना तेरे को मैं तेरा क्या हाल करूँगी। अभी उस बुढ़िया ने ये कहा ही था कि तभी उस ट्रक ड्राइवर ने चीख तो कहा, उतरो यहाँ से। उस ट्रक ड्राइवर के ये कहते ही मैंने उसके हाथ जोड़ लिए। मैंने उस ड्राइवर को बहुत मनाने की कोशिश की, पर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे जबरन ट्रक से उतार दिया। वहीं हामिद मियाँ अभी भी ट्रक में ही सोए पड़े थे। मैंने हामिद मियाँ को जगाने की पूरी कोशिश की, पर हामिद मियाँ जागे नहीं। अभी मैंने हामिद मियाँ को जैसे तैसे ट्रक से उतारा ही था कि उस बुढ़िया ने उस ट्रक ड्राइवर से कहा, इसकी आत्मा को आज़ाद कर दे। उस बुढ़िया की ये कहते ही वो ट्रक ड्राइवर कांपता हुआ ट्रक से नीचे उतरा और हामिद मियाँ के चेहरे पर फूंका। उसके फूंकते ही हामिद मियाँ की आंख खुल गई। इधर हामिद मियाँ अपने पैरों पर खड़े हुए और उधर वो ट्रक ड्राइवर हमें उस बुढ़िया के हवाले करके फरार हो गया। ट्रक ड्राइवर के जाते ही वो बुढ़िया बोली, तुम दोनों बाल बाल बच गए। अगर वक्त रहते मेरी नज़र तुम पर नहीं पड़ती तो वो पिशाच तुम दोनों को जहन्नुम में पहुंचा देता। अभी वो बुढ़िया बोल ही रही थी कि इतने में ही हामिद मियाँ बीच में उबासियाँ लेते बोले, बल्हागंज पहुंच गए क्या? जिस पर वो बुढ़िया हामिद मियाँ को जवाब देते बोले, ये सतवेणी का इलाका है, बल्हागंज यहाँ से काफ़ी दूर है और इस वक्त आगे का सफ़र करना मौत को निमंत्रण देने के बराबर है, क्योंकि अभी चारों तरफ निशाचर अपने शिकार पर निकले हुए हैं। दोस्तों, जहाँ मैं अभी भी डरा सहमा उस बुढ़िया को शक की निगाहों से देखे जा रहा था, तो इसी बीच उस बुढ़िया ने हमें अपने पीछे पीछे आने को कहा। वो बुढ़िया तो आगे बढ़ गई, पर मैं हामिद मियाँ के साथ वहीं पर खड़ा रहा। अभी हम दोनों एक दूसरे का मुंह ही ताक रहे थे कि तभी वहाँ अजीब तरह की आवाज़ें गूंजने लगी। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि हम दोनों के ही रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त हमने आओ देखा न ताओ चुपचाप वहाँ से भाग खड़े हुए, पर वो बुढ़िया अब कहीं भी हमें दिखाई नहीं दे रही थी। पर हम इसके बावजूद रुके नहीं और भागते भागते हम दोनों रेलवे ट्रैक पर पहुँच गए, जहाँ से हमने उस रेलवे ट्रैक के साथ साथ भागने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि आगे कोई ना कोई स्टेशन मिल ही जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तकरीबन 20 से 30 मिनट के बाद हमें एक स्टेशन नज़र आया और जब हम उस स्टेशन पर पहुँचे तो उस स्टेशन का हाल देखकर हम दोनों बेहाल हो गए। दरअसल वो स्टेशन अब महज दीवारों का ढांचा बनकर रह गया था। टूटी हुई दीवारें, उखड़ी हुई पटरियाँ और ढहते प्लेटफार्म से साफ था कि इस स्टेशन को काफ़ी सालों पहले ही बंद कर दिया गया है। अब मैं और हामिद मियाँ फिर से उसी दोराहे पर खड़े हो गए थे जहाँ से हमें निकलना था। अभी मैं यही सोच रहा था कि अब क्या किया जाए कि तभी हामिद मियाँ मेरे पर भड़कते बोले, अगर बल्हागंज आया ही नहीं था तो उस ट्रक से नीचे उतरने की क्या ज़रूरत थी? जिस पर मैंने हामिद मियाँ को वो सारी बात बता दी जो उन्हें पता नहीं थी,
कि जब वो सो रहे थे तब क्या क्या हुआ और किस तरह उस बुढ़िया ने हमें जबरन ट्रक से उतरवा लिया। दोस्तों, मेरी बात पूरे गौर से सुनने के बाद भी हामिद मियाँ का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वो मेरे से और भी बहस करना चाहते थे, पर उस वक्त ये ज़रूरी था कि हम अपने शांत मन से इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लें। लिहाजा मैं हामिद मियाँ के साथ बहस में नहीं पड़ा और उन्हें ये बोलकर चुप कर दिया कि पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर आराम से इस पर बात कर लेंगे। ये बोलकर मैं उस खंडर पड़े स्टेशन से बाहर निकल गया। अभी मैं स्टेशन से बाहर निकला ही था कि तभी पीछे से हामिद मियाँ ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे लोकेश, देख तो ये पागल मुझे जाने नहीं दे रहा है। हामिद मियाँ की पुकार कानों तक पहुँचते मैं झट से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक काले कोट वाला बंदा हामिद मियाँ की बाह पकड़े खड़ा है और ये देखते मैं फ़ौरन ही दौड़कर हामिद मियाँ के पास पहुँचा। अभी मैं हामिद मियाँ के पास पहुँचा ही था कि हामिद मियाँ बोले, अरे यार, ये पागल मुझे टिकट दिखाने को कह रहा है। फिर जब मैंने उस काले कोट वाले बंदे पर गौर किया तो उसके पहनावे से ऐसा लग रहा था कि वो टीटी है, पर स्टेशन तो बंद पड़ा था। अभी मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे कि उस काले कोट वाले ने एक बार फिर हामिद मियाँ को टिकट दिखाने को कहा, जिस पर हामिद मियाँ झुंझलाते बोले, अबे तू क्या कोई नशा वशा करके आया है जो बेमतलब में टिकट दिखाने को कह रहा है। अभी हामिद मियाँ ने ये कहा ही था कि तभी हामिद मियाँ एकदम से चीख पड़े और जब मैंने हामिद मियाँ की ओर देखा तो मैं न पाया कि उस काले रंग के कोट वाले ने हामिद मियाँ की बाह को मरोड़ दिया है। मैं ये देखते ही हामिद मियाँ की बाह छुड़ाने के लिए उस काले कोट वाले पर झपटा, पर जैसे मैंने उस काले कोट वाले का हाथ पकड़ा तो मुझे ज़ोरदार झटका लगा और मैं 2-3 मीटर पीछे जाकर गिरा। पीछे गिरते ही मेरा सर चकराने लगा और देखते ही देखते मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं वहीं पर पड़ा हुआ था, पर अब हामिद मियाँ और वो काले कोट वाला आदमी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे तैसे मैं वहाँ से उठा और हामिद मियाँ को आवाज़ देने लगा, पर कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी हामिद मियाँ का कोई अता पता नहीं चल रहा था। पर मैं अभी भी हामिद मियाँ को लगातार पुकारे ही जा रहा था, इस उम्मीद में कि वो आसपास होंगे तो मेरी आवाज़ सुनकर वो जवाब ज़रूर देंगे। मैं अभी हामिद मियाँ को आवाज़ ही दे रहा था कि तभी किसी की आवाज़ आई, पर यह आवाज़ हामिद मियाँ की नहीं बल्कि किसी औरत की थी। पर वो जो कोई भी थे अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर जब किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मेरा पूरा बदन पल भर के लिए सिंगर उठा। अभी मैं यही सोच रहा था कि अब कौन सी नई मुसीबत गले पड़ने वाली है कि तभी उस औरत ने कहा, तुम्हारा दूसरा साथी कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसके एक कहते मेरा खून खौल उठा, क्योंकि मैं इस औरत को पहचान गया था। ये वही बुढ़िया थी जिसके बदौलत हमारा बल्हागंज का आरामदायक सफ़र एक खौफनाक सफ़र में बदल गया था। मैं गुस्से से पीछे पलटा और उस बुढ़िया पर झुंझलाते बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो? पहले हमें ट्रक से जबरन उतारा और फिर हामिद मियाँ को गायब कर दिया। अभी मैं उस बुढ़िया पर भड़क ही रहा था कि इतने में ही वो बुढ़िया बोली, लगता है अभी तक तुम कुछ समझे नहीं, शायद तुम कल का सूरज अब देख नहीं पाओ। ये बोलकर वो बुढ़िया पीछे पलटी और जब वहाँ से जाने लगी तो उस बुढ़िया को वहाँ से जाते देख मेरा मिजाज बदला और मैं भी उस बुढ़िया के पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि अब मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि ये बुढ़िया वैसी नहीं है जैसा कि उस ट्रक ड्राइवर ने कहा था। हालांकि मैं ये भी अच्छे से जानता था कि अभी भी इस बुढ़िया पर आंख बंद के भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी मैं उस बुढ़िया के पीछे जा ही रहा था कि तभी उस बुढ़िया ने कहा, तुमने बताया नहीं तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ पर है? जिस पर मैं उस बुढ़िया को जवाब देते बोला, जब हम स्टेशन से बाहर निकल रहे थे तभी हामिद मियाँ को एक काले कोट वाले ने पकड़ लिया और टिकट दिखाने को बोला। अभी मैं उस बुढ़िया को पूरी बात ही बता रहा था कि तभी वो बुढ़िया बोली, तुम्हारा दोस्त अब जिंदा नहीं है, वो उस टीटी का हाथ मारा गया। दोस्तों, उस बुढ़िया के मुंह से ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं अंदर ही अंदर रोए जा रहा था कि तभी वो बुढ़िया बोली, अपने दोस्त की तरह मरना नहीं चाहते तो बिना रुके चलते रहो। और उस बुढ़िया की एक कहते ही मैंने फिर से चलना शुरू किया। फिर कुछ देर के बाद वो बुढ़िया मुझे एक गांव में ले आई, पर वो पूरा ठीक उस स्टेशन की तरह ही उजड़ा हुआ था और उस गांव को ये देखकर नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई रहता भी है। अभी मैं अपनी नज़रें चारों तरफ घुमा ही रहा था कि तभी वो बुढ़िया बोले, सूरज निकलने तक यहीं पर बैठे रहो, नहीं तो उस ट्रक वाले और टीटी जैसे दूसरे निशाचरों की भेंट चढ़ जाओगे। दोस्तों, उस बुढ़िया के कहते ही मैं वहीं पर एक पत्थर पर बैठ गया और वो बुढ़िया भी वहीं पर बैठ गई। अभी हम दोनों चुपचाप बैठे ही थे कि तभी वो बुढ़िया बोली,
वो ट्रक वाला जिसके साथ तुम बल्हागंज का सफ़र करना चाहते थे वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो काफ़ी सालों पहले इसी हाईवे पर निशाचरों के हाथों मारा जा चुका है, जिसके बाद से वो एक निशाचर बन गया और वो यहीं पर भटकता है। उस बुढ़िया की बताते ही मैंने पूछा, मतलब कि वो काले कोट वाला भी निशाचर था? जिस पर वो बुढ़िया बोली, हाँ, पर वो किसी निशाचर के हाथों नहीं मरा था। उस बेचारे की किस्मत ही खराब थी जो उसकी पोस्टिंग सेमुल स्टेशन पर हो गई, जहां उसकी भेंट सेमुल स्टेशन के स्टेशन मास्टर हरकेश से हुई, जो बहुत ही बेकार आदमी था। उसे लोगों को सताने में बहुत ही मज़ा आता था और इसी मज़े के खातिर स्टेशन मास्टर हरकेश ने टीटी सतपाल को सताना शुरू कर दिया। चूँकि स्टेशन मास्टर बहुत ही रसूखदार आदमी था, इसलिए उसकी बदसलूकियों पर कोई भी आवाज़ तलक उठाने की गुस्ताखी नहीं करता। पर नए नए आए टीटी सतपाल को स्टेशन मास्टर हरकेश के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और इसी बेखबरी के चलते एक सुबह स्टेशन मास्टर हरकेश एक बुजुर्ग दंपतियों को बिना किसी वजह के मार पीट रहा था। तो ये सब टीटी सतपाल से देखा नहीं गया और उसने फौरन स्टेशन मास्टर हरकेश को सबके सामने इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया। उस समय स्टेशन मास्टर हरकेश ने तो कुछ नहीं कहा, पर उसकी यही चुप्पी अब टीटी सतपाल पर कहर बनकर टूटने वाली थी। उसी रात स्टेशन मास्टर हरकेश अपने कुछ लोगों के साथ टीटी सतपाल के घर पहुंचा और उसे बेरहमी से पीटा। टीटी सतपाल को पीटने के बाद हरकेश ने टीटी सतपाल से कहा, आज से वो स्टेशन पर 24 घंटे तक लोगों की टिकट चेक करेगा और जिसके पास टिकट नहीं होगा उसे उसी वक्त सजा के तौर पर जान से मारना होगा। ये बोलकर स्टेशन मास्टर हरकेश वहाँ से चला गया। वही टीटी सतपाल को अब ये समझ में आ गया था कि आगे उसके साथ कुछ भयंकर होने वाला है। लिहाजा वो अगली सुबह ही अपने गांव के लिए रवाना हुआ और जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी बूढ़ी माँ और उसकी बहन निधि को पिछली रात को ही ये बोलकर अपने साथ ले गए कि सतपाल ने बुलाया है। टीटी सतपाल को यकीन नहीं हो रहा था कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा और ना चाहते हुए भी मजबूरन अपनी माँ और बहन के खातिर टीटी सतपाल वापस सेमुल स्टेशन लौट आया, जहाँ स्टेशन मास्टर हरकेश उसका इंतजार कर रहा था। और जैसे टीटी सतपाल स्टेशन मास्टर हरकेश के सामने आया तो हरकेश ने उसे एक धारदार हथियार थमाते कहा, चुपचाप से जो कहा है करते जाओ, नहीं तो फिर कभी भी अपनी माँ और बहन को नहीं देख पाओगे। और ये बोलकर स्टेशन मास्टर वहाँ पर कुछ दूर जाके खड़ा हो गया और टीटी सतपाल हाथ में हथियार लिए स्टेशन के एग्जिट गेट पर खड़ा हो गया और टिकट चेक करने लगा। और जैसे टीटी सतपाल को बिना टिकट वाला मुसाफिर मिला तो उसने स्टेशन मास्टर के कहे अनुसार उस हथियार से उस मुसाफिर की गर्दन काट दी। टीटी सतपाल के ये करते ही पूरे सेमुल स्टेशन पर हो हल्ला मच गया और देखते ही देखते स्टेशन पर मौजूद लोगों ने टीटी सतपाल को घेर लिया और इसी बीच स्टेशन मास्टर हरकेश भी उस भीड़ में शामिल हो गया और बोला, मार दो इस दरिंदे को। हरकेश के इतना कहते ही वो भीड़ उस पर टूट पड़ी और टीटी सतपाल को तब तक मारते रहे जब तक कि वो मर नहीं गया। दोस्तों, स्टेशन मास्टर ने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। फिर कुछ ही दिनों के बाद टीटी सतपाल की आत्मा स्टेशन पर भटकने लगी और फिर से वो अपना काम करने लगी। जो भी टिकट नहीं दिखाता उसे टीटी सतपाल मार देता और इसी तरह उसने हरकेश को मार दिया, पर उसकी आत्मा नहीं रुकी, जिसके चलते सेमुल स्टेशन को बंद कर दिया गया। दोस्तों, सारी बात जानने के बाद जहाँ मुझे उस टीटी के लिए दुख हो रहा था तो वहीं मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और उसकी दुश्मनी हरकेश से थी, तो उसे मारने के बाद उसे दूसरों को नहीं मारना चाहिए था। इसी बीच सुबह हो गई और सुबह होते उस बुढ़िया ने कहा, अब तुम जाओ, अब खतरे वाली बात नहीं है। और इसके बाद में उस बुढ़िया को धन्यवाद देते हुए वहाँ से मेन हाईवे पर लौटा और लिफ्ट लेकर वापस लौट आया। दोस्तों, उस रोज़ हामिद मियाँ के साथ का सफ़र अधूरा ही रह गया। आज भी मुझे हामिद मियाँ की याद आती है। अगर उस बुढ़िया ने उस रात मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं ये बताने के लिए जिंदा नहीं बचता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।